तो देखिए वित्तीय शक्तियों में लोक सदन का जो है, लोक सदन को राष्ट्रीय वित्त पर, लोक सदन का राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। लोक सदन का राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी धन विधेयक, वित्त विधेयक लोक सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक पहले लोक सदन में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। लोक सदन में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं और यह लोक सदन में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और यह उस पर ही निर्भर है, और यह उस पर ही निर्भर है कि वह धन विधेयक को, वह धन विधेयक को स्वीकार करे या रद्द करे, स्वीकार करे या रद्द करे, ये उस पर ही निर्भर है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि धन विधेयक उसी रूप में पास होता है जिस रूप में लोक सदन पास करे। तो देखिए धन विधेयक जो है उसी रूप में पास होता है जिस रूप में लोक सदन पास कर दे। धन विधेयक उसी रूप में पास होता है जिस रूप में, जिस रूप में लोक सदन उसे पास कर दे। तो देखिए वित्तीय क्षेत्र में इसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं और जिस रूप में ये धन विधेयक को पास कर दे उसी रूप में जो है लोक सदन उसे पास कर देता है। और हम देखते हैं कि धन विधेयक को अधिक से अधिक 1 माह तक जो है रोक सकती है और लोकसभा जो है धन विधेयक को रद्द करने या संशोधन करने में उसकी किसी भी तरह से कोई भी भूमिका नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोकसभा है वो केवल धन विधेयक को अधिक से अधिक 1 माह तक रोक सकती है। उसके बाद में धन विधेयक पर राजा की स्वीकृति भी एक औपचारिकता मात्र होती है और वित्त क्षेत्र में लोक सदन को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। इसीलिए वित्त क्षेत्र में जो लोक सदन की शक्तियां हैं उसके कारण ही हम कहते हैं कि लोक सदन जो है लोकसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा एक दुर्बल, निर्बल सदन है और लोक सदन उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संस्था है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वित्त संबंधी सारे कार्य लोक सदन में ही किए जाते हैं और लोक सदन में ही वित्त विधेयक पहले प्रस्तुत किए जाते हैं और उस पर ही निर्भर होता है कि वो धन विधेयक को स्वीकार करे या रद्द कर दे, किस प्रकार से वो करना चाहिए। और धन विधेयक उसी रूप में पास होता है जिस रूप में लोक सदन उसे पास कर दे। लोकसभा की इसमें भूमिका इतनी है कि यदि लोकसभा धन विधेयक को केवल 1 महीने तक उसे रोक सकती है और 1 महीने बाद में धन विधेयक जो है लोक सदन उसे पारित करती है
और राजा की भूमिका भी इसमें केवल औपचारिक मात्र होती है। राजा के पास साइन के लिए जाता है और राजा को उस पर साइन करने होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वित्त संबंध में लोक सदन को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। और अगली शक्ति है, हम देखते हैं कि लोक सदन की अन्य शक्तियां और कार्य के बारे में हम देखते हैं कि लोक सदन की अन्य शक्तियां और कार्य क्या हैं। तो देखिए, वित्त संबंध में हमने देखा कि किस प्रकार से लोक सदन केवल वित्त विधेयक को केवल 1 महीने तक रोक सकती है। उसके बाद में वित्त विधेयक लोक सदन पारित करता है और लोक सदन उसे पारित करने के बाद में राजा भी उस पर किस प्रकार से जो है अपनी स्वीकृति, केवल औपचारिक मात्र उसकी भूमिका रहती है और उसे साइन करने पड़ते हैं और वो भी उसे स्वीकृत करता है। तो इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में लोक सदन को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। इस कारण से हम कहते हैं कि लोक सदन जो है लॉर्ड सभा के तुलना में बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सदन है। और वास्तव में ब्रिटेन में जो संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है, उस संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत में हम देखते हैं कि सारी शक्तियां जो है लोक सदन में निहित है और लोक सदन वास्तव में इन शक्तियों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करता है। तो हम देखते हैं लोक सदन की अन्य शक्तियां एवं कार्य। देखिए, लोक सदन की अन्य शक्तियां एवं कार्य। देखिए, लोक सदन की अन्य शक्तियां एवं कार्य क्या है। तो देखिए, लोक सदन की अन्य शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से है। पहला है, लोक सदन जनमत से संबंधित कुछ कार्य करता है। लोक सदन जनमत से संबंधित लोक सदन जनमत से संबंधित कुछ कार्य करता है। तो देखिए, जनमत से संबंधित कार्य किस प्रकार से, क्योंकि लोक सदन में जो है महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस होती है, वाद विवाद होता है और इन बहसों में जनमत झलकता है। तो देखिए, लोक सदन में होने वाला वाद विवाद जो जनमत का दर्पण कहलाता है, कि लोक सदन में होने वाली बहस, वाद विवाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से जनमत के निर्माण में वो बहस और वाद विवाद जो है सहायक होता है। तो हम देखते हैं कि लोक सदन जो है जनमत से संबंधित कुछ कार्य करता है और जनमत जो है सदन में होने वाला वाद विवाद, विधेयकों पर जो वाद विवाद होता है, बहस जो होती है, उससे किस प्रकार से जनमत का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोक सदन में होने वाला जो वाद विवाद है, जो बहस होती है विधेयकों पर, वो जनमत के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करता है और वो जनमत के निर्माण में सहायक होता है। तो इस प्रकार से ये जनमत से संबंधित कार्य करता है। अगला है कि किस प्रकार हम देखते हैं लोक सदन प्रजातंत्र की रक्षा का कार्य करता है। तो देखिए, लोक सदन जो है प्रजातंत्र की, लोक सदन प्रजातंत्र की रक्षा का कार्य करता है। तो देखिए, इस प्रकार से लोकतंत्र की रक्षा करता है कि लोक सदन में हम देखते हैं
कि किस प्रकार से वाद विवाद जो होता है, जिससे जनता को उस वाद विवाद से, क्योंकि विधेयक होते हैं, उन विधेयकों पर बहस होती है, वाद विवाद होता है, उससे जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। और जनता जो है उससे राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करके किस प्रकार से हम देखते हैं कि जनमत का निर्माण होता है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि लोक सदन में लोकतंत्र की रक्षा का कार्य होता है। अधिकारों की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा, ये भी जो है गारंटी लोक सदन ही देता है। और लोक सदन में व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक सदन में जो है व्यक्तियों का किस प्रकार जो है अधिकारों की रक्षा होती है। तो इस तरह से लोकतांत्रिक नेतृत्व को जन्म देता है। अगला है लोक सदन अपने अध्यक्ष एवं विभिन्न समितियों के सदस्यों का निर्वाचन करता है। तो लोक सदन अपने अध्यक्ष एवं लोक सदन अपने अध्यक्ष एवं विभिन्न समितियों का, अपने अध्यक्ष विभिन्न समितियों का निर्वाचन करता है। तो देखिए लोक सदन जो है, लोक सदन में अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं उसका निर्वाचन, और जो अन्य समितियां होती हैं उन सभी का निर्वाचन लोक सदन करता है। तो हम देखते हैं कि लोक सदन में सभी समितियां और अध्यक्ष का निर्वाचन लोक सदन से हम करता था। इस प्रकार से लोक सदन की इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण भूमिका और इसे शक्तियां प्राप्त हैं। तो हम देखते हैं कि लोक सदन की अन्य शक्तियों में अगली है कि सदन अपनी कार्य प्रणाली के संचालन के बारे में नियम बनाता है। सदन अपनी कार्य प्रणाली, सदन अपनी कार्य प्रणाली के संचालन के बारे में, सदन अपनी कार्य प्रणाली के संचालन के बारे में स्वयं नियम बनाता है। तो हम देखते हैं कि लोक सदन की इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि लोक सदन में जो होने वाली विभिन्न गतिविधियां होती हैं, विभिन्न वाद विवाद, बहस और भी कई तरह की समितियों का उसमें निर्वाचन होता है। इसी प्रकार अन्य जो कार्य प्रणाली के संचालन, जो भी होने वाली कार्यविधि, कार्य प्रणालियां होती हैं सदन में किस प्रकार होती हैं, तो इसके संचालन के बारे में भी लोक सदन स्वयं नियम बनाता है और उन नियमावली के आधार पर सदन में कार्य संपन्न होता है। तो इस प्रकार इस संदर्भ में भी लोक सदन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सदन दंड दे सकता है। तो सदन के विशेषाधिकारों का, सदन के विशेषाधिकारों का सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर, सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर सदन उन सदस्यों को दंडित भी कर सकता है। सदन उन सदस्यों को दंडित भी कर सकता है। तो सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर सदन जो है उन सदस्यों को दंड भी दे सकता है। तो ये भी सदन की महत्वपूर्ण शक्ति है कि सदन जो है किस प्रकार विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर उन सदस्यों को दंड दे सकता है जिन सदस्यों ने इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सदन की इस संदर्भ में भी जो है भूमिका है। अगला है सदन किसी सदस्य की योग्यता संबंधी विवाद या चुनाव व्यय संबंधी विवाद पर निर्णय दे सकता है, उसके चुनाव को रद्द कर सकता है। तो सदन किसी सदस्य की
योग्यता संबंधी विवाद, दो सदन किसी सदस्य की योग्यता संबंधी विवाद या चुनावी योग्यता संबंधी विवाद या चुनावी व्यय को या चुनावी व्यय संबंधी विवाद पर निर्णय दे सकता है। चुनावी व्यय संबंधी विवाद पर निर्णय दे सकता है या उस चुनाव को रद्द भी कर सकता है देखिए हम देखते हैं किस प्रकार से सदन किसी सदस्य की योग्यता संबंधी विवाद कि वो सदन में योग्य नहीं है और सदन की जो भी शर्तें हैं वो शर्तें और योग्यताएं वो पूरी नहीं करता, तो सदन उस आधार पर उस सदस्य की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है और उस योग्यता संबंधी विवाद में उस सदन को उस सदस्य को जवाब देना होता है। और किस प्रकार हम देखते हैं कि सदन उसको अयोग्य भी घोषित कर सकता है। तो देखिए योग्यता संबंधी विवाद में सदन उस सदस्य की योग्यता पर निर्णय लेता है और उसके विवाद पर किस प्रकार निर्णय उसको देना होता है। इसी प्रकार चुनावी व्यय संबंधी विवाद कि चुनाव में होने वाला जो खर्चा है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो संदर्भ में भी जो है सदन अपना महत्वपूर्ण निर्णय देता है और उसके चुनाव को रद्द भी कर सकता है। तो हम देखते हैं इस प्रकार जो है लोक सदन की महत्वपूर्ण शक्तियों के कारण हम वास्तव में यह कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा जो है अप्रजातांत्रिक है और अप्रजातांत्रिक होने के कारण उसका जो महत्व है वो लोक सदन की तुलना में बहुत ही दुर्बल संस्था है और लोक सदन से बहुत ही महत्वहीन संस्था है। तो इस प्रकार से लॉर्ड सभा उच्च सदन होने के कारण भी उसका जो हम देखते हैं कि शक्तियां बहुत ही गौण है लोक सदन की तुलना में, और लोक सदन निम्न सदन होने के बावजूद भी लोक सदन की जो शक्तियां और कार्य हैं, जो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके कारण हम कह सकते हैं कि लोक सदन जो है लॉर्ड सभा की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संस्था है। तो देखिए इस प्रकार इसकी शक्ति एवं कार्य के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोक सदन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। तो इस प्रकार हम जब मूल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं कि मूल्यांकन में लोक सदन के कार्य एवं शक्तियों का जो मूल्यांकन हम करते हैं तो हम देखते हैं कि जहां सैद्धांतिक रूप में हम देखते हैं कि लॉर्ड सभा जो है सदस्य संख्या ज्यादा है और किस प्रकार उसमें बहुत ही विशेष व्यक्तियों का जो है उसमें सदस्यता उसे उन लोगों को प्राप्त होती है, तो हम देखते हैं कि लोक सदन जो है प्रजातांत्रिक है और इसका आधार जो है निर्वाचन है। तो इस आधार पर लॉर्ड सभा जो है बहुत ही दुर्बल और शक्तिहीन संस्था है, जबकि लोक सदन बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सदन है। तो देखिए लोक सदन की जो है शक्तियों कार्यों का मूल्यांकन हम करते हैं तो लोक सदन की
शक्तियां एवं कार्यों का मूल्यांकन। देखिए, लोक सदन की शक्तियों कार्यों का मूल्यांकन में हम देखते हैं किस प्रकार जो है लोक सदन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सदन है। तो हम देखते हैं कि लोक सदन विधायी कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका संबंधी सभी विधायी कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका संबंधी विधायी कार्यपालिका व्यवस्थापिका संबंधी एवं वित्त विधायी कार्यपालिका एवं वित्त क्षेत्र में कार्यपालिका एवं वित्त क्षेत्र में बहुत ही शक्तिशाली सदन है, बहुत ही शक्तिशाली सदन है, बहुत ही शक्तिशाली सदन है। और लोक सदन संसद की सर्वोच्चता, लोक सदन संसद की सर्वोच्चता लोक सदन संसद की सर्वोच्चता एवं संसदीय संप्रभुता का भी प्रयोग करता है। संसदीय संप्रभुता का भी प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक सदन की जो शक्तियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे विधायी कार्यपालिका व्यवस्थापिका वित्त क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। और इस प्रकार इसकी महत्वपूर्ण शक्ति के कारण हम कहते हैं कि संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत जो ब्रिटेन में हमें देखने को मिलता है, वो संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत का वास्तव में व्यवहार में प्रयोग कौन करता है? लोक सदन करता है। जबकि लोकसभा जो है केवल सिद्धांत रूप में ही हम देखते हैं कि उसकी शक्तियां किस प्रकार से हैं। लेकिन जब वहां पर संसदीय अधिनियम किस प्रकार से निर्वाचन संबंधी अधिनियम वहां पर लागू हुआ और उसने जो है लॉर्ड सभा की शक्तियों को बिल्कुल गौण कर दिया, क्योंकि पहले वहां पर निर्वाचन नहीं था। लेकिन जब निर्वाचन जो है संसद ने विशेष कानूनों के द्वारा विशेष अधिनियम बनाए और निर्वाचन को जो है महत्वपूर्ण रूप से लागू किया, और हम देखते हैं कि लोक सदन का जो महत्वपूर्ण आधार है वो क्या है? निर्वाचन, क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर ही आते हैं। तो इस प्रकार निर्वाचन के बाद में हम देखते हैं कि लॉर्ड सभा की जो है शक्ति जो बहुत ही दिन प्रतिदिन दुर्बल होती गई, शक्तिहीन संस्था वो है होती चली गई। और इस प्रकार जो है लोक सदन जो बहुत ही शक्तिशाली सदन के रूप में वहां पर स्थापित हुआ। और संसदीय संप्रभुता का जो सिद्धांत है, हम देखते हैं कि संसदीय संप्रभुता का जो सिद्धांत वहां पर वास्तव में लोक सदन ही जो है प्रयोग करता है। तो हम देखते हैं कि संसद की सर्वोच्चता वहां पर अनेक कारणों से है। और वहां पर संसदीय सर्वोच्चता किस कारण से? देखिए, संसदीय
सर्वोच्चता संसदीय सर्वोच्चता इंग्लैंड में निम्न कारणों से है। तो देखिए, पहला है कि लॉर्ड सभा का शक्तिहीन होना। फिर है राजा के पास निषेधाधिकार का न होना। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन का न होना। तो देखिए, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता इन 3 प्रमुख कारणों से है कि वहां पर लॉर्ड सभा बहुत ही शक्तिहीन और दुर्बल संस्था, उसका होना ना होना एक बराबर है। तो लॉर्ड सभा बहुत ही शक्तिहीन दुर्बल संस्था, उसके साथ साथ ही राजा के पास निषेधाधिकार का न होना, वीटो का होना कि राजा किसी भी जो है कानून को वीटो के द्वारा रोक सकता है, ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। राजा के पास किसी भी तरह का कोई निषेधाधिकार नहीं है। इसी प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। तो वहां पर जिस प्रकार से भारत में, अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन हमें देखने को मिलता है, लेकिन ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत वहां पर इन 3 प्रमुख कारणों से हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वहां का प्रमुख कारण है, और इसका व्यवहार में प्रयोग जो है लोक सदन के द्वारा किया जाता है। तो इसी प्रकार से ब्रिटेन में जो है प्रदत्त व्यवस्थापन भी है। तो हम देखते हैं कि प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है। तो देखिए, प्रदत्त व्यवस्थापन जो है क्या है। तो देखिए, प्रदत्त व्यवस्थापन आपके परीक्षा में आता भी है। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है? देखिए, कानून बनाने का कार्य संसद का है, लेकिन समय अभाव या कार्य की अधिकता के कारण संसद कानूनों की मोटी रूपरेखा तैयार करके जो है मोटी रूपरेखा तैयार करके जो है बारीकियों का काम विभिन्न विभागों को सौंप देती है। तो देखिए, समय अभाव और तकनीकी ज्ञान के अभाव में संसद कानूनों का मोटा प्रारूप तैयार करती है और बारीकियों का काम विभिन्न विभागों को सौंप देती है कि विभिन्न विभाग जो है इन कार्यों को पूरा करे। इसे हम क्या कहते हैं? प्रदत्त व्यवस्थापन। कि संसद जो है कानून बनाने की शक्ति अपने विभिन्न डिपार्टमेंट कार्यपालिका को सौंप देती है, केवल मोटी रूपरेखा तैयार कर देती है, बाकी का कार्य क्या होता है वो अन्य विभाग करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं?
प्रदत्त व्यवस्थापन। तो देखिए इस प्रकार ब्रिटेन में जो है प्रदत्त व्यवस्थापन बहुत ही जो है महत्वपूर्ण वहां का विशेषता है ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो है लोक सदन जो बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उसे शक्तियां प्राप्त हैं। तो इस प्रकार सिद्धांत और व्यवहार में हम देखते हैं कि ब्रिटेन का जो लोक सदन है वो लॉर्ड सभा की तुलना में बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सदन है।